हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो बेटा हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 18, जो कि पूरा बेस्ड होगा किसके ऊपर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस के ऊपर। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपके पास अमूमन 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और वैसे भी इस चैप्टर का जो टास्क रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आप फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, जो बेसिकली एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जहां पर आपको अपना वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती है। तो वहां पर भी जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चंस करोगे तो इनके रिक्वायरमेंट्स वहां पर पड़ने वाली है। तो ये 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं एंड सिमिलरली ये 3 to 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आपको अपनी स्क्रीन में एज यूजुअल यहाँ पर दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर। आपको बेटा दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करी है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मैंने कुछ प्रॉफिट्स एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मैंने कुछ लॉसेस लिखे हैं। ओके, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं बेटा कि जो भी बिजनेस के पास ऐसे प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं जो उन्होंने अभी तक अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, उनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। और जनरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, बट ड्यू टू एनी रीजंस उन्होंने ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है। तो क्योंकि बैकएंड से उस पर कंट्रोल हक किनका है? पार्टनर्स का है। तो दैट्स वाई अगर वो प्रॉफिट यानी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है अगर वो बिजनेस के पास है भी, तो वो बिजनेस के पास होकर भी वो बिजनेस के नहीं है, क्योंकि उन पे कंट्रोल और हक उनके पार्टनर्स का है। दैट्स वाई अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो वो आपको लायबिलिटी साइड दिखाई देगा, क्योंकि वो एज अ बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। और आपको तो पता ही है बेटा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस के पास अगर कोई प्रॉफिट है जो उन्हें अपने ओनर्स के बीच में यानी पार्टनर्स के बीच में बांट देना चाहिए था, पर ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने वो प्रॉफिट्स अभी तक बांटा नहीं है, तो ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। यानी अगर कोई भी प्रॉफिट अगर ऐसा दिख रहा है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपको कहाँ दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड दिखाई देगा। वहीं बेटा अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस है, यानी कोई ऐसा एक्सपेंस जिसे एक बिजनेस को राइट ऑफ कर लेना चाहिए था अपने पीएनएल अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर अभी तक बिजनेस ने उन एक्सपेंसेस और उन लॉसेस को राइट ऑफ नहीं किया, तो जितना एक्सपेंस उन्होंने राइट ऑफ नहीं किया है अभी तक, वो सारे एक्सपेंस सारे लॉसेस आपको कहां दिखाई देंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। जनरली बैलेंस शीट में ये एसेट साइड इसलिए भी दिखाए जाते हैं बेटा, लॉसेस जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए पीएनएल में, क्योंकि देखो बिजनेस को ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंस ह्यूज इन नेचर्स है, मतलब ये जो हमने एक्सपेंस करे हैं इनका जो अमाउंट है काफी ह्यूज है, और बिजनेस को लगता है यानी पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि इन फ्यूचर हम इन एक्सपेंसेस से कुछ ना कुछ बेनिफिट कमा पाएंगे। तो इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस जो काफी ह्यूज इन नेचर होते हैं और बिजनेस को उम्मीद होती है कि इन एक्सपेंसेस से हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, तो मीन वाइल हम वो सारा एक्सपेंस तो राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर सारा एक्सपेंस सारा लॉस वो राइट ऑफ करेंगे तो उससे हमारा जो पीएनएल अकाउंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, लॉस निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इनकी अमाउंट काफी ह्यूज इन नेचर है। तो बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं ना कि बेटर वे में दिखाने के लिए भी इन सारे एक्सपेंसेस को जो ह्यूज इन नेचर्स होते हैं अपना राइट ऑफ नहीं करती है इमीडिएटली पीएनएल में, क्योंकि इनसे ऐसा उम्मीद भी है कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे। तब तक मीनवाइल हम इन एक्सपेंसेस को, इन अनरिटन लॉसेस को जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं, हम इनको कहाँ शो करते हैं? अपनी बैलेंस शीट में।
क्योंकि हमें लगता है कि हमें इनसे फ्यूचर में क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। ठीक है, पर आप मुझे बताओ, क्या ऐसे लॉसेस जो मैं अभी तक राइट ऑफ नहीं कर पाया बिकॉज ये बहुत ह्यूज इन नेचर है और मुझे उम्मीद है कि क्या पता ये मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसलिए मैंने इन्हें एसेट साइड दिखा दिया, तो क्या ये मेरे रियल एसेट है? द आंसर इज नो, ये मेरे रियल एसेट नहीं है बेटा। जनरली जो रियल एसेट्स होते हैं वो मेरे प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यानी टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। पर ये जो लॉसेस हैं जो मुझे एसेट साइड में शो हो रहे हैं, ये मेरे रियल एसेट्स नहीं है। दैट्स वाई मैं इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोलता हूं। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब देखो, लॉसेस में तो ज्यादा बोलते हैं ना, हमें प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इनका ट्रीटमेंट अभी देखेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। मेन हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? अपने प्रॉफिट्स पे। देखो बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के अपने अलग अलग नेम हो सकते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के अपने अलग अलग नेम्स हो सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर जो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉफिट है वो है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, या यू कैन से पीएनएल एप्रो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। बेटा ये ना अभी तक का एक्यूमुलेट करा हुआ प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? एक्यूमुलेट। देखो ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक हमने अपने ओनर्स के बीच में बांटा नहीं है। मान लीजिए कि बिजनेस हर साल 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाती है और 80,000 का प्रॉफिट अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देती है। तो बताओ कितना प्रॉफिट अभी तक हमने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा? द आंसर इज 20,000। तो वो जो 20,000 हम बोलते हैं ना कि इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, तो वो कहाँ किस अकाउंट में शो होगा? पीएनएल अकाउंट में। बोलो बात समझ में आई? तो अगर आपको लायबिलिटी साइड में कोई पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट या पीएनएल एप्रो का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, सो ये एक तरीका का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। पर जब एक बिजनेस डेलिबरेटली या इंटेंशनली इन प्रॉफिट में से बोलते हैं ना कि कुछ प्रॉफिट एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर करती है, जिनको वो यूज कर सकती है अपने फ्यूचर पर्पसेस के लिए, जब लाइक कोई अनसर्टेन एक्सपेंस हो या मान लो कोई उनके पास फेवरेबल प्रोजेक्ट्स आए जहां पे उन्हें फंड्स की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ऐसे में उन्होंने डेलिबरेटली अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहां ट्रांसफर कर दिया? अपने एक स्पेसिफिक रिजर्व में, जिसका नाम उन्होंने रख दिया जनरल रिजर्व। तो पीएनएल अकाउंट तो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो हर साल आपका इकट्ठा हुआ जा रहा है। पर अगर उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप कहां ट्रांसफर कर दो? एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजर्व में, तो हम उसको कहते हैं जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व वक्त पड़ने पे बिजनेस कहीं भी यूज कर सकती है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। पर कभी कभी बेटा हमें कुछ बोलते हैं ना कि ऐसे रिजर्व्स की भी आवश्यकता पड़ती है जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे जनरल रिजर्व का कोई पर्पस नहीं है, इसको मतलब इसका पर्पस बस इतना ही है कि फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेन एक्सपेंस आ गया या मान लो बिजनेस को कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं कि हाँ भाई हमें यहाँ पे पैसा लगा देना चाहिए, तो वहां पर हम अपना रिजर्व मेंटेन कर देते हैं, तो उसे हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि हमें एक स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व चाहिए, जिस पैसे को हम सिर्फ वहीं यूज करेंगे जहां पर हमने उसकी एप्लीकेशन को यूज करना है, जहां पे हमने उसका एप्लीकेशन बनाया है कि हाँ इस पैसे को सिर्फ हम यहीं यूज करेंगे, तो ऐसे काइंड ऑफ रिजर्व को हम स्पेशली स्पेसिफिक रिजर्व भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है? जनरली एक फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। बेटा ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि हर एक बिजनेस को, हर एक पार्टनरशिप फर्म को ऐसा लग सकता है कि जो वर्कर्स उनके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर। ठीक है, काम करते करते उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में अगर किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई इंजुरी होती है, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म को ऐसा बोलते हैं ना कि ये एथिक्स ही है, मोरल ही है कि हर एक बिजनेस को अपने वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर बिजनेस क्या कर सकती है? अपने वर्कर्स को
कंपनसेट कर सकती है अगर किसी वर्कर को किसी भी प्रकार का अगर कोई डैमेज, कोई इंजरी या किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो बिजनेस अगर कोई भी कंपनसेशन इन फ्यूचर अपने वर्कर्स को पे कर सकती है, ऐसा बिजनेस को लगता है, तो बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर कर देती है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजर्व में जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये रिजर्व सिर्फ किन के लिए यूटिलाइज होगा, वर्कर्स के लिए यूटिलाइज होगा। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा आईएफआर। अब देखो जो आईएफआर होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जनरली बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आईएफआर में भी डालती है बेटा, क्योंकि ऐसा बिजनेस को लगता है कि अगर हमने कहीं बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करी है और स्पेसिफिकली ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करी है जिनकी वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है, यानी वो जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे कर रहे हैं जहां पे उनकी वैल्यू अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होती रहती है। कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप होती है तो कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है। मान लो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आपको जनरली पता होगा कि अगर हम एज अ बिजनेस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसे एसेट मानते हैं अपना, ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और कल के दिन वो हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो हम इन्वेस्टमेंट को अपना एसेट ट्रीट करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख रुपीज की और कल के दिन मान लो इसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है, देखो ये है बुक वैल्यू, मतलब इतने पे मैंने इन्वेस्ट किया था, पर मान लो कि इसकी मार्केट वैल्यू लेट बी सपोज 1,20,000 हो जाती है। तो इन फ्यूचर मुझे इसमें कोई बोलते हैं ना कि नुकसान नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हो रही है। पर अगर मान लीजिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 ना होकर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 हो जाती है, तो क्या आपको ऐसे में यहाँ पे कुछ चीजें फील हो पा रही हैं? द आंसर इज यस सर, हमें हो रहा है सर कुछ फील। मैंने कहा क्या सर? हमें यहाँ पे लग रहा है कि 10,000 का नुकसान हो रहा है। ऑफ कोर्स सी बात बेटा, आपने 1 लाख रुपीज का पैसा इन्वेस्ट किया है और आपकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए में बिकेगी? 90,000 में बिकेगी। तो सीधा सीधा आपको 10,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चे ये सवाल भी कर सकते हैं, सर इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ी बेची हमने, ये तो हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू 90 हो गई तो हम कह रहे हैं हमने 1 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट करी थी, 90,000 उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है, तो कोई देखा जाए अभी थोड़ी बेच रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट, ये नुकसान अभी थोड़ी हो रहा है, ये तो कभी फ्यूचर में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास 11th में एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो कहता था कि अगर फ्यूचर में कोई भी अगर आपको बोलते हैं ना कि प्रोबेबल लॉसेस अगर दिखाई देते हैं, ऐसे लॉसेस दिखाई देते हैं जो फ्यूचर में होने की जिनकी आशंकाएं बोलते हैं ना कि डेफिनेट है कि वो होने ही होने हैं, और उनसे आपके बिजनेस को बोलते हैं ना कि एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आप उन लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है ना, ऑल दो अभी वो हुए ही नहीं है लॉसेस, पर क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी आपको लगता है कि वो लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं, उनकी अकरेंस बोलते हैं ना पॉसिबल है, और वो आपके डिसीजन को, आपके बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आप उन लॉसेस को दिखा सकते हो। ऐसा आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कहता है। तो अगर मान लो कि मैं इस 10,000 के नुकसान को आज दिखाता हूं, तो ऐसे में मुझे ये नुकसान बेयर करना पड़ेगा, है ना। पर अगर हम इसके लिए आईएफआर बना के रखें तो ये नुकसान फिर हमारे आईएफआर से ही सेट ऑफ हो जाएगा। तो बिजनेसेस को लगता है कि अगर हमने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, तो वहां पर वो अपना एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट कर देती हैं जिसका नाम है आईएफआर। बोलो बात समझ में आई? पर सर एक बार बताएं, ऐसी होती कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी जिनकी वैल्यू अप्स एंड डाउन्स होती होंगी? तो बेटा देखो, जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। आपको पता है बेटा कि जब हम किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम उस कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। हाँ, कंट्रोल करने वाले ओनर्स नहीं, बट हमें उस कंपनी के अंदर सारे ओनर जैसे अधिकार मिलते हैं। जब वो कंपनी एंड में प्रॉफिट कमाती है तो वो एज अ प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमको भी देती है एज अ डिविडेंड के तौर पे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दें, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, है ना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें, तो ये सब सिक्योरिटीज जो है जहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू है बेटा, और ये मार्केट्स में अप एंड डाउन होती रहती है। तो अगर मान लीजिए शेयर, गोल्ड, बॉन्ड्स की वैल्यू अगर अप हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, बट अगर डाउन हो रही है तो फिर ये मुझे नुकसान देती है बेटा। और इन्हीं नुकसानों से बचने के लिए मैं क्या बनाता हूँ? आईएफआर बनाता हूँ। बोलो
बात आपको समझ में आई? द आंसर इज यस। अब जो मैंने ऊपर के दो प्रॉफिट आपके साथ डिस्कस करे थे, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो मैं इकट्ठा करता हुआ आ रहा हूं, और जनरल रिजर्व जो कि मैंने डेलिबरेटली इंटेंशनली बनाया है अपने प्रॉफिट से, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, एक रिजर्व में, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, जनरल रिजर्व। वक्त पड़ने पे मैं इसे कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो ये ऐसे प्रॉफिट्स हैं बेटा जो फ्री प्रॉफिट्स हैं, मतलब वक्त पड़ने पे हम इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर हम इनको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, जहां मर्जी वहां यूज नहीं कर सकते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ वर्कर्स को कंपनसेशन देने के काम में आएगा, और आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए यूज में आएगा। बोलो बात समझ में आई? दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा है कि ये फ्री प्रॉफिट्स है और ये स्पेसिफिक प्रॉफिट्स है। बात करूं बेटा लॉसेस की, तो पहला लॉस आपके पास है पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। आप इसके आगे डेबिट भी लिख सकते हैं। डेबिट मतलब एक्सपेंस। अकाउंट्स में आपको पता है सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि जो आप पास्ट ईयर से प्रॉफिट इकट्ठा करते हुए आ रहे हो, यानी जो एक्यूमुलेट करते हुए आ रहे हो, आपको पास्ट ईयर्स में प्रॉफिट्स कम हुए हैं और लॉसेस ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से आपका पीएनएल का बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बोलते हैं ना कि प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं, लॉस के फॉर्म में आ चुका है। प्रॉफिट की फॉर्म में होता तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होता और लायबिलिटी साइड में दिख रहा होता। पर क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड में ना दिखकर आपको एसेट साइड दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका लॉस बन चुका है, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस बन चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बेटा देखो पास्ट ईयर में क्या पता आपने प्रॉफिट्स नहीं लॉसेस कमाए हो, या चलो पास्ट ईयर में आपने प्रॉफिट्स कमाए और सारा प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जो आपने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा। पर इस साल आपको बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो गया, जिसकी वजह से इस साल आपका बोलते हैं ना कि प्रॉफिट निकल कर नहीं आया, लॉस निकल कर आया। दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके, तो ये हो गया आपका अब तक का जो भी बिजनेस ने लॉस कमाया है, दैट इज नोन एज पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। दूसरा आपका लॉस हो सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है जब बेटा हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ खर्चे करने होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है अपने बिजनेस की। अगर मान लो हम कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, नया नया बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उस नए बिजनेस के हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि हमारा बोलते हैं ना कि फ्यूचर में किस तरीके से इस बिजनेस को करने का बोलते हैं ना कि वे होगा, क्या क्या हमें इस बिजनेस में बोलते हैं ना कि प्रॉफिट अर्न्स होंगे, कितनी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से आने वाले 5-10 सालों में काम करेगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमें बनानी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। पर यस, हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। जनरली ये रिपोर्ट काम में आती है जब हमें बैंक से लोन लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है बेटा कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर में मार्केट भी है कि नहीं है। हम कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे जिसका फ्यूचर में कोई मार्केट ही ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है। अब सोचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो, तो ये कौन बनाता है या किसकी मदद से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सीए से। चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो इस रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि इस रिपोर्ट में इन्हीं के साइन होते हैं। और जब ये साइन करते हैं तो अपनी कुछ प्रोफेशनल फीस भी लेते हैं। तो सोचो बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप बैंक से क्या ले पाओ, लोन ले पाओ, तो उसके लिए आप अपने सीए को कुछ प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर रहे हो। आपने एक एडवोकेट हायर कर रखा है तो आप एडवोकेट फीस पे कर रहे हो। सो दीज आर ऑल नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करते हो, और ये जरूरी भी होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड नेक्स्ट है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कभी कभी बेटा हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कभी कभी हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज का भी बोलते हैं ना कि हेल्प लेते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज कराने के लिए, कैंपेन करने के लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर करते हैं। और वो ह्यूज एक्सपेंडिचर इतना हो जाता है कि हम उसे अपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं कर पाते हैं इन अ सिंगल ईयर।
तो हम ये मानते हैं कि हमने ये जो एक्सपेंसेस करे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। सिमिलरली जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम कर रहे हैं, ये हमें फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट। आज ये बहुत ह्यूज इन नेचर का हो चुका है, तो हम इसे अकेला राइट ऑफ नहीं कर सकते सिंगल ईयर में। दैट्स वाई हम इनको कहाँ दिखाएंगे, अपने एसेट साइड। पर कायदे से देखा जाए, पीछे का जो इनका सच है वो तो यही है कि ये तो है एक तरीके से लॉसेस ही। तो आपके ये जो अनराइट ऑफ जो लॉसेस हैं, जो अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं, कहाँ, पीएनएल में, क्योंकि आपको ऐसी उम्मीद है कि ये आपको कल के दिन क्या लाकर देंगे, बेनिफिट। इसलिए आपने मीन वाइल जब तक इन्हें राइट ऑफ नहीं किया है, तब तक कहाँ दिखाया है, एसेट साइड। तो ये एक तरीके के क्या ट्रीट होते हैं, फिक्टिशियस एसेट के। ये रियल एसेट नहीं होते, ये झूठ मूठ के एसेट्स होते हैं। बोलो क्या आपको बात इतनी समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो अभी मैंने पहले पार्ट में बस आपको ये बताया कि आपके पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ फ्री प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉफिट्स होते हैं, और कुछ आपके पास लॉसेस होते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका मीनिंग सबका मैंने आपको डिस्कस आपके साथ कर दिया है। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब हम अपना बोलते हैं ना कि नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, और यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ स्पेशल बातें डिस्कस करूंगा ना। एवरीवन, देखा जाए तो आप अभी तक ये पढ़ चुके हो कि आपके पास कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस आपको दिखाई देंगे अपनी बैलेंस शीट में, ये कौन सी बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में। यानी जिस दिन आप रिकंसिडरेशन कर रहे हो, रिकंसिडरेशन से जस्ट इमीडिएट पहले जो बैलेंस शीट होगी हमारे फर्म की, वो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। और अगर उस बैलेंस शीट में आपको कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस दिखाई देते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आपने करना है, ठीक है। देखो बेटा, जनरली होता क्या है कि अगर ओल्ड फर्म में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, और किसी भी प्रकार के अगर ओल्ड फर्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस बताओ कौन से रेशो में बंटने चाहिए? क्या वो न्यू रेशो में बंटने चाहिए? क्योंकि न्यू रेशो तो अभी तक बेटा स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो आगे जो फर्म आप चलाओगे वहां पर न्यू रेशो आपका अप्लाई होगा। तो क्या आप इन प्रॉफिट्स को न्यू रेशो में बांटोगे? द आंसर इज नो। सर, लॉजिक तो यही है कि जो प्रॉफिट और लॉसेस हमने इकट्ठा कर रखे थे अपने ओल्ड फर्म में, तो हम उसको बांटेंगे भी कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो जनरल रूल यही है कि आपको कोई भी प्रॉफिट अगर दिखाई दे रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का, और कोई भी लॉसेज अगर आपको दिखाई दे रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का, तो आपने उसे क्योंकि अपनी ओल्ड फर्म में क्रिएट किया था, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे अपने ओल्ड ही रेशो में, न्यू रेशो में नहीं करोगे। जिस दिन आप रेशो चेंज करते हो, उसके बाद आपका कौन सा रेशो अप्लाई हो जाता है? न्यू रेशो। जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप अपना रेशो चेंज कर रहे हो 1:1:1 में, तो आपका रेशो हो जाएगा न्यू रेशो 1:1:1। तो प्रॉफिट आपने इकट्ठा करे हैं, लॉसेस आपने इकट्ठा करे हैं 3:2:1 में, तो आप उन्हें 1:1:1 में क्यों बांटोगे? तो जनरल रूल ये कहता है बेटा कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज आपको पुरानी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें पुराने रेशो यानी ओल्ड रेशो में खत्म कर दो, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में। क्योंकि अब आगे जब नई फर्म स्टार्ट होगी बेटा, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के बाद हमारी न्यू फर्म कैरी ऑन होती है, तो वहां पे हम फ्रेश प्रॉफिट बोलते हैं ना एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर कोई लॉस अगर बोलते हैं ना कि ह्यूज इन नेचर होगा, तो वो फ्रेशली बोलते हैं ना कि क्रिएट किया जाएगा। पर जो पुरानी फर्म के प्रॉफिट लॉसेस है, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है बेटा। जैसे मान लो कि एक प्रॉफिट का एग्जाम्पल लेते हैं 60,000। वो कोई सा भी प्रॉफिट हो सकता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कोई भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया 60,000 का, और आपको दो रेशो दे दिए, एक ओल्ड रेशो और एक न्यू रेशो, लाइक 3:2:1 एंड 1:1:1। मान लो तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो सोचो कि अगर आपके पास पुरानी फर्म में कोई भी अगर आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का, तो जनरल रूल ये कहता है कि आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने ओल्ड रेशो में। तो अगर आपका ओल्ड रेशो 3:2:1 है, यानी 3/6, 2/6, 1/6, तो 60,000 को अगर आप 3/6, 2/6, 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ए का प्रॉफिट आएगा 30,000,
बी का प्रॉफिट आएगा 20,000 एंड सी का प्रॉफिट आएगा 10,000। इतना तो सब कर ही सकते हैं बेटा। 60,000 का 3/6, 60,000 का 2/6 एंड 60,000 का 1/6 सिमिलरली आप कर सकते हो, ये प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर देखो हम ओल्ड रेशो में बांट देते तो मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी को 30,000, 20,000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता। पर देखो मैं अब जो यहाँ बात करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो जनरल रूल तो यही है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर ओल्ड फर्म में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट और लॉसेस आपको नजर आता है तो आपने उसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पर कभी कभी बेटा इस चैप्टर के अंदर देखा जाता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर कि पार्टनर्स टेबल में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी ओल्ड फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉसेस हैं हम उनको बांटना नहीं चाहते, यानी हम उन्हें आगे की नई फर्म में न्यू बैलेंस शीट में भी एज इट इज दिखाना चाहते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। हो सकता है बेटा कि पार्टनर्स कह सकते हैं कि बेटा कि हम आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हैं, तो कोई बोलते हैं ना कि नया पार्टनर्स तो आ नहीं रहा हमारे बीच में, ना कोई पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट या किसी की डेथ तो हो नहीं रही है, तो हम आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम इन प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कल से फिर प्रॉफिट जमा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो ओल्ड फर्म के प्रॉफिट्स हैं है ना या लॉसेस हैं हम उनको आगे भी एज इट इज कैरी ऑन रखते हैं। और सोचो कि ये ओल्ड फर्म में क्रिएट करे हुए प्रॉफिट थे और इन्हें अगर आप आगे भी एज इट इज रखते हो यानी न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज रखते हो और मान लो कल के दिन कभी आप ये प्रॉफिट या लॉसेस बांटते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में इसी प्रॉफिट को बांटने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा? सर कहना क्या चाहते हो? ये यही इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। मान लो कि प्रॉफिट आपका 60,000 था, ओल्ड रेशो में बांटते तो 30,000, 20,000, 10,000 बढ़ जाता। जनरल रूल यही है कि बढ़ जाता है। 90% क्वेश्चन में देखोगे बढ़ ही जाएगा, पर कभी कभी क्वेश्चन में बोला रहेगा कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, लिखा रहेगा कि पार्टनर नहीं चाहते कि वो अपने प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर मान लो कल के दिन आप कभी भविष्य में अगर इसी 60,000 के प्रॉफिट को इक्वली रेशो यानी न्यू रेशो में बांटते हो, क्योंकि भविष्य में तो न्यू रेशो लगेगा, तो ए बी सी को कितना मिलेगा? 20-20-20 मिलेगा। सोचो रिकंस्टिट्यूशन के दिन ओल्ड रेशो में ही बांट देते तो 30-20-10,000 मिलता, पर आपने तो बांटा नहीं, पार्टनर ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में भी एज इट इज रखेंगे और फ्यूचर में अगर कभी ये प्रॉफिट न्यू रेशो में बटा तो कितना मिलेगा? एबीसी को 20-20-20 मिलेगा। तो आप देखो कि ए को ना प्रॉफिट ना बांटने से, बांट दे, देखो बांट दे तो स्यापा खत्म, तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ना बांटे तो ना बांटने से आप देख सकते हो मिस्टर ए को पहले ही मिल जाता रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन तो 30,000 मिलता, बट आगे फ्यूचर में कभी मिलेगा तो कितना मिलेगा? वही प्रॉफिट 20,000 मिलेगा। तो देखो ए को नुकसान हो रहा है 10,000 के प्रॉफिट का, पर वहीं बी चलो न्यूट्रल है, बी को पहले भी 20 मिल रहे थे अभी भी 20 मिल रहे थे। पर आप सी को देखो, सी को अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओल्ड रेशो में प्रॉफिट मिलता तो 10,000 मिलता, बट अगर भविष्य में यही प्रॉफिट हम उसको देंगे तो कितना मिलेगा? 20,000। यहाँ पे आप देख सकते हो सी को भविष्य में क्या होगा? गेन होगा। तो यहाँ पर याद रखना इस चैप्टर का ये रूल है बेटा कि अगर आप किसी चीज को बांट सकते हो बट आप नहीं बांट रहे हो, आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम ये प्रॉफिट आगे भी एज इट इज रखेंगे, तो उसको ना बांटने से जो पार्टनर को फायदा और नुकसान हो रहा है उस फायदे और नुकसान को आज ही रिकंस्टिट्यूशन में आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी किस पार्टनर को फायदा और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, और वो फायदा नुकसान आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बताओ यहाँ किसको फायदा हो रहा है? सर सी को फायदा हो रहा है। और किसको नुकसान हो रहा है? ए को नुकसान हो रहा है। तो जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन बी अपनी कैपिटल कम कर देगा, सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिखा है बेटा, पर यहाँ सी होगा। ठीक है, सी अपनी कैपिटल कम कर देगा और ए की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है और दूसरे पार्टनर को फायदा हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो प्रॉफिट को बांट नहीं रहे। सोचो बांट देते तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, 30-20-10 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तब हम बोलते हैं ना कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, मतलब ये देखते ही नहीं कि किसको सेक्रीफाइस और किसको गेन हो रहा है।
क्योंकि हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग की टेस्टिंग, किसको फायदा किसको नुकसान, इसकी टेस्टिंग हम करते ही तब है जब हम किसी चीज को बांट सकते हैं पर हम बांट नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखो, अगर हम देखें तो ना बांटने से, प्रॉफिट को ना बांटने से सी को फायदा हो रहा है और ए को नुकसान हो रहा है, तो सी की कैपिटल रिड्यूस कर दी जाएगी। और आपको पता है कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बट यहाँ पे सी की कैपिटल कम हो रही है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो रही है। और अकाउंट्स में जब लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। पर वहीं हम ए की कैपिटल बेटा बढ़ा देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही, क्योंकि भविष्य में ए को नुकसान होने वाला है और सी को फायदा होने वाला है, तो सी से ले लिया जाएगा और ए को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ए की कैपिटल हम बढ़ा देंगे और ऑब्वियस सी बात है कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी जितनी बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। वहीं अगर मान लो मैं लॉस का एग्जांपल लूं, पूरा गेम वही है बेटा, ठीक है ना, कि लॉस मान लो 60,000 का है, चाहे वो किसी भी नेचर का लॉस हो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो, डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, तो अगर ओल्ड फर्म का लॉस है तो ओल्ड ही रेशो में बढ़ जाना चाहिए। बट अगर पार्टनर टेबल में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम इन लॉसेस को भी बांटना नहीं चाहते, आने वाली नई बैलेंस शीट में न्यू फर्म में भी दिखाना चाहते हैं, तो इसको ना बांटने से भी किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता है। आप देखो लॉस के सिनारियो में थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं ना कि बेटा चेंज हो जाती है सिचुएशन, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि अगर आपके पास वही लॉस 60,000 का ले लिया, सेम वैल्यू ले ली, ओल्ड रेशो वही है 3:2:1, न्यू रेशो है इक्वल 1:1:1। सोचो अगर हम इस लॉस को ओल्ड रेशो में बांट देते तो ए को मिलता 30, बी को मिलता 20,000 एंड सी को मिलता 10,000 का लॉस। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव फिगर्स हैं, लॉसेज हमेशा से पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। तो 30, 20 एंड 10 नेगेटिव बैलेंसेज है। पर अगर सोचो भविष्य में अगर ये लॉस बांटे, आज ना बांटे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, जिस दिन एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन ना बांटे हम इनको, क्योंकि कायदा तो यही कहता है कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं उसी दिन आपको अपने सारे प्रॉफिट लॉसेस ओल्ड रेशो में बांट देने चाहिए। बट अगर आप नहीं बांट रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि हम इसे आगे भी एज इट इज ही रखेंगे प्रॉफिट और लॉसेस को, तो सोचो अगर ये लॉस कल के दिन अगर आप नए रेशो में बांटोगे तो ए को कितने रुपए का लॉस मिलेगा? 20,000 का, बी को 20,000 का, सी को 20,000 का। अब आप देखो ए को रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही मिलता तो 30,000 का लॉस मिलता, पर आज मिल रहा है तो थोड़ा कम लॉस मिल रहा है, 20,000 का लॉस मिल रहा है। तो याद रखो यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है? मिस्टर ए को फायदा हो रहा है, ठीक है, मिस्टर ए को फायदा हो रहा है। और सी को देखो, अगर पहले लॉस मिलता तो कितना मिलता? 10,000 का लॉस मिलता, पर क्योंकि सी गेन कर रहा है तो सी को भविष्य में लॉस कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, 20,000 का लॉस मिलेगा भविष्य में। तो सी को कितने का नुकसान होगा भविष्य में? 10,000 का। देख रहे हो, नो डाउट ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, ठीक है ना। पर देखो ए को कल के दिन कम लॉस मिलेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी को ज्यादा लॉस मिलेगा क्योंकि वो गेन कर रहा है अपने रेसों में। तो लॉस के सिनारियो में ना बेटा उल्टा हो जाता है, जिस जो गेन करता है क्योंकि उसे भविष्य में ज्यादा लॉस मिलेगा, तो वो क्या करता है कि उस पार्टनर से, जिस पार्टनर को क्या होता है सेक्रीफाइस, जिसको भविष्य में लॉस कम मिल रहा है, तो भाई इसमें तो ए का फायदा हो जाएगा क्योंकि उसे भविष्य में लॉस कम मिल रहा है, तो ए की कैपिटल अब यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाएगी, ठीक है ना, और बी की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी क्योंकि बी को ना भविष्य में अननेसेसरी नुकसान हो रहा है, उस बेचारे को ज्यादा नुकसान मिल रहा है। सॉरी हमें मैंने बी लिखा है अगेन, यहाँ पे सी होगा बेटा, ठीक है, सी। ओके, तो सी को भविष्य में ज्यादा नुकसान मिल रहा है जो कि मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो सी को हम यहाँ पर कुछ अमाउंट रिम्बर्स कर देंगे। और ए को बोलते हैं ना कि भविष्य में कम लॉस मिल रहा, मिलना नहीं चाहिए था उसे कम लॉस, उसको तो उतना ही लॉस मिलना चाहिए था जितना पहले मिल रहा था, पर क्योंकि रेशियो चेंज होने की वजह से अगर ये लॉस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ना बांट के भविष्य में बांटते हैं तो ऐसे में मिस्टर ए को कम लॉस मिल रहा है, जो कि एक तरीके से मिस्टर ए के लिए फायदा है। तो ए को बोलते हैं ना कि यहाँ पर हम ए की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे और सी की कैपिटल बढ़ा देंगे। ना एवरीवन, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं,
और जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास कर सकते हैं? बेटा देखो, एंट्री पास करने का यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है। देखो, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये हमने ओल्ड फॉर्म में क्रिएट करे हैं, यानी ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं ये ओल्ड फॉर्म में क्रिएट हो रखे हैं, और ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं ये हमारे ओल्ड फॉर्म में क्रिएट हो रखे हैं। तो जिस दिन हम रेशो चेंज करते हैं यानी रिकंसिडरेशन करते हैं, उस दिन हमारी फर्म की अगर पॉलिसी है कि हम उसे ओल्ड ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी हम अपने सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को खत्म कर देंगे, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जब भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स खत्म होंगे तो जो ये लायबिलिटीज है हमारे सारे के सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है गाइस? क्रेडिट। तो ये सारे बैलेंस कैसे हैं? क्रेडिट बैलेंस है। तो जब मैं इनको खत्म करूंगा तो ये सब डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट खत्म होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, यानी बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि बिजनेस ने अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो खत्म हो जाएंगी लायबिलिटी तो डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में। और आप सबको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी अमाउंट फेवरेबल ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स को कुछ भी फेवरेबल चीजें देते हैं, तो उनसे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ती है। तो ठीक है, ये लायबिलिटी खत्म हो गई, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, बट ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगे तो ये डेबिट होगा। पर साइमल्टेनियसली बिजनेस के लिए कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट होगी? पार्टनर्स के कैपिटल की, क्योंकि ये अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? पार्टनर्स के कैपिटल में। बोलो बात समझ में आई? लॉसेस के सिनारियो में क्या होगा? ये जो लॉसेस थे ये बिजनेस ने टेम्पररी अपने एसेट्स दिखा रखे थे, हालांकि ये टेम्पररी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, कोई रियल एसेट नहीं है, पर तो एसेट ही साइड, तो एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। पर जैसे ही फर्म अपने ये फिक्टिशियस एसेट खत्म करेगी तो ये डेबिट से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। पर ये नुकसान किनको मिलेगा? हमारे पार्टनर्स को, क्योंकि ये राइट ऑफ कहाँ होंगे? पीएनएल में राइट ऑफ नहीं होंगे बेटा, इनकी रूटिंग आप पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होगी। क्यों? क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। ये कोई इस बोलते हैं ना नॉर्मल ओकेजन नहीं है, स्पेशल ओकेजन है कि पार्टनर अपने रेशो को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो इनको हम पीएनएल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में भेज के राइट ऑफ करेंगे। तो फर्म अपने इन फिक्टिशियस एसेट को डेबिट के बजाय क्रेडिट करेंगी, और क्योंकि ये लॉस हमने पार्टनर्स को दिया है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। और जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, रिड्यूस होंगी, तो वो क्रेडिट नहीं डेबिट हो जाएंगे क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो याद रखना कि ये सारे प्रॉफिट्स खत्म करोगे तो क्रेडिट बैलेंस थे, क्योंकि ये सारी लायबिलिटीज थे। खत्म करोगे क्रेडिट को तो सबको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, ये लॉसेस के बैलेंसेस क्या थे? सारे के सारे लॉसेस के बैलेंसेस क्या थे? डेबिटेड, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट थे। अब आप इन्हें खत्म करोगे तो आप ये सारे बैलेंस क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बोलो बात समझ में आई? हाँ। तो याद रखना, जब आप प्रॉफिट बांटोगे, अगर आपने पीएनएल का प्रॉफिट बांटा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आप ये प्रॉफिट अपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो। बट अगर किसी भी वजह से पार्टनर विल डिसाइड कि हम इस प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते हैं, हमारी पॉलिसी है कि हम इसे ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे, आगे भी एज इट इज रखेंगे, तो इस प्रॉफिट को आगे रखने में किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा। तो जिसको फायदा है उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को नुकसान होगा फ्यूचर में, भविष्य में, उस पार्टनर के कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे, यानी गेनिंग टू सेक्रीफाइस करके हम एंट्री पास करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें फिर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं कि नहीं बांटना चाहते हैं। देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम हमेशा प्रॉफिट को बांटते ही हैं, बट अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि हम बांटना नहीं चाहते, आगे भी न्यू फॉर्म में, न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहते। ना बांटने से किसी को फायदा, किसी को नुकसान। जिसको फायदा होगा उसकी कैपिटल कम कर देंगे, जिसको नुकसान है उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। बोलो बात समझ में आई? आंसर इज यस। वहीं जनरल रिजर्व को बांटोगे तो अगेन जनरल रिजर्व पहले लायबिलिटी था बिजनेस की, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। आज वो लायबिलिटी खत्म कर रहे हो क्योंकि पार्टनर के बीच में बांट रहे हो, और जैसे ही पार्टनर के बीच में बांटोगे तो पार्टनर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेगी। पर पार्टनर विल डिसाइड कि ना ना ना, हम तो ये प्रॉफिट बांटना नहीं चाहते, आगे भी एज इट इज रखना चाहते हैं, तो अगेन इसको ना बांटने से किसी को फायदा, किसी को नुकसान। जिसको फायदा होगा उसके कैपिटल कम कर दोगे, जिसको नुकसान है उसके कैपिटल बढ़ा दोगे। टेस्ट करोगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर का, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। बोलो क्लियर है? आंसर इज यस। अब देखो, बात है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ओके, देखो मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में
होता क्या है कि हम ये डायरेक्टली पार्टनर को नहीं बांटते, हम टेस्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें कोई क्लेम तो नहीं आया, कोई लॉस तो नहीं आया। एवरीबडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम आ सकता है क्योंकि ये वर्कर्स के लिए बना है, और किसी वर्कर को अगर किसी भी वजह से कोई बोलते हैं ना डैमेज, कोई इंजरी पहुंचती है, तो वो वर्कर क्लेम कर सकता है। और ऐसे में अगर वो क्लेम करता है तो फिर बिजनेस को वो अमाउंट पे करना पड़ सकता है। मान लो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपीज का, और हमारे पास बैलेंस शीट खत्म होने के बाद मान लो एडजस्टमेंट में दिया है कि हमारा जो वर्कर है वो क्लेम कर रहा है, यानी वर्कमैन जो कंपनसेशन क्लेम आया है वो आया है, क्लेम जो आया है वो आया है 40,000 का। तो आप मुझे एक बार बताओ, आप डायरेक्ट 1 लाख पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि कुछ पैसा क्लेम के लिए भी रखना पड़ेगा? कुछ पैसा क्लेम के लिए भी तो रखोगे ना, जो वर्कर्स ने कर दिया। अच्छा चलो 1 लाख में से 40,000 वर्कर्स के लिए रख दिया, फिर भी तो 60,000 पड़े हुए हैं ना, तो उन 60,000 का क्या करोगे? हाँ सर, उन्हें हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो बस बेटा वही मैंने यहाँ पे एंट्री करी है कि अगर कोई क्लेम आया है तो वही अपना रिजर्व कम कर दो, रिजर्व आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, कम करोगे लायबिलिटी कम हो जाएगी बिजनेस के लिए, WCR डेबिट हो जाएगा। पर यस, आप इसके फंड को पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, इनके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। क्योंकि देखो वर्करों ने जो क्लेम किया है ना, उनको आप एकदम से पे नहीं करते बेटा, थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। इसलिए जब तक आपने उनको पे नहीं किया तब तक आप इसे अपनी लायबिलिटी दिखाओगे, किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो एक लायबिलिटी कम हुई पर दूसरी लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। पर जो रिमेनिंग रिजर्व है, रिमेनिंग रिजर्व एज पर माई एग्जाम्पल कितना बचा? देखो 40,000 का क्लेम आया, उतना रिजर्व 40,000 से आपने कहाँ भेज दिया? क्लेम में भेज दिया। पर जो 60,000 का अभी भी रिजर्व बचा है उसे अगेन आप कम करोगे और उस फंड को किनको सौंप दोगे? पार्टनर्स को सौंप दोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? हाँ जी सर आ गई। तो याद रखना, इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम चलेगा। पर याद रखो, बच्चे कह सकते हैं कि सर जरूरी है कि क्लेम 40 ही आए? सर क्लेम आपका ज्यादा भी तो आ सकता है, लेट इट बी सपोज 1,10,000 भी तो आ सकता है। तो सर इस सिनारियो में क्या होगा? तो देखो बेटा, इस सिनारियो में क्या होगा कि जब आप क्लेम की एंट्री करोगे तो नो डाउट आप अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कम करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कम करोगे। बिजनेस कहेगी हमारी लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि हम इस रिजर्व को कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि क्लेम आया। अच्छा क्लेम आया तो इसको सेटल करने में टाइम लगेगा, तो मीन वाइल तब तक ये हमारी क्या दिखाई देगा? लायबिलिटी। तो हमने इसको लायबिलिटी दिखाया। चलो 1,10,000 का जो क्लेम आया, 1 लाख की भरपाई तो रिजर्व से हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। पर जो 10,000 का एक्स्ट्रा क्लेम आ गया उससे तो रिजर्व भी नहीं झेल पा रहा। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरीके का बॉडी गार्ड है, उसने हमारे 1,10,000 में से 1 लाख के क्लेम तक को तो झेल दिया, पर जो 10,000 का एक्सेस क्लेम आया है अब उसको कौन झेलेगा? तो बेटा देखो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे कि आपके पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो ये लॉस जो हुआ है, एक्सेस क्लेम जो आया है, ये कहाँ डेबिट हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस किसको मिलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को मिलेगा। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर भी, सर के ऊपर निकल जाए, जब पानी सर के ऊपर निकल जाए यानी लायबिलिटी जब रिजर्व अमाउंट से भी ऊपर निकल जाए, तो फिर जो भी एक्सेस लॉस, एक्सेस क्लेम होगा वो आपका ऑटोमेटिक कौन झेलेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट झेलेगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बोलो बात समझ में आती है? आंसर इज यस। तो इस तरीके से, पर याद रखना कि अगर क्लेम ज्यादा आता है रिजर्व अमाउंट से, फिर आप पार्टनर्स के बीच में कुछ भी नहीं बांट पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। बोलो बात समझ में आई? यस, तब सिंगल ही एंट्री होगी, पार्टनर्स के लिए कोई रिजर्व बचेगा ही नहीं क्योंकि क्लेम रिजर्व अमाउंट से भी ज्यादा आया। बोलो बात समझ में आ गई? पर चलो मान लेते हैं कि क्लेम अभी 40,000 ही आया और आप अपने पार्टनर्स के बीच में कितना बांट रहे हो? 60,000। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पर आप मुझे एक बात बताओ, कभी कभी पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं जो रिमेनिंग रिजर्व बचा है WCR में हम इसे बांटना नहीं चाहते। तो अगर ये इस 60,000 को बांटना नहीं चाहते तो सेम इसका ट्रीटमेंट किस में होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी गेनिंग पार्टनर से ले लेंगे, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को दे देंगे। क्योंकि इस प्रॉफिट को ना बांटने से, जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा भविष्य में। तो आज ही रिकंस्टिट्यूशन के दिन गेनिंग पार्टनर से उतना अमाउंट ले लिया जाएगा जितने से उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाले को वो अमाउंट दे दिया जाएगा जितने से उन्हें फ्यूचर में लॉस हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? आंसर इज यस। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। सेम बेटा IFR के साथ भी ऐसा ही है। मान लीजिए कि
आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1,10,000 से, लेट बी सपोज, और आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो मान लो है, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, मान लो वो वैल्यू है 2 लाख। पर मान लो कि जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो 1,90,000 हो गई। तो मुझे बताओ, क्या आपको नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट में कि हुआ है? द आंसर इज यस सर, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है। मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, कितने से नुकसान हुआ? सर हमें इन्वेस्टमेंट में ना 10,000 से नुकसान हो गया। तो इस 10,000 के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डायरेक्ट बांट देंगे? द आंसर इज नो। पहले सर हम देखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर देखो फायदा होता, मान लो ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लेट बी सपोज 2 लाख हो जाती, सॉरी 2,10,000 हो जाती, तो तब क्या कोई प्रॉब्लम होती? तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तब मैं सीधा आईएफआर को 1,10,000 पे बांट देता। क्यों? क्योंकि 2,10,000 अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जाता है तो उसमें मुझको बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि मैंने तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगाए थे, पर आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 2,10,000। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो मुझे 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है ना भविष्य में, तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं है। तब मैं आईएफआर को डायरेक्ट बांट सकता हूँ अपने पार्टनर्स के बीच में। पर अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, बुक वैल्यू 2 लाख का था, मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 2 लाख की, पर आज मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 1,90,000। तो मुझे कितने का नुकसान हो रहा है बेटा? 10,000 का। और वो 10,000 का नुकसान मेरा कौन झेलेगा? आईएफआर। तो इसलिए जब मैं आईएफआर की एंट्री पास करूंगा तो इसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो पहले तो मुझे अपना आईएफआर उतने से कम करना पड़ेगा जितने से मुझे लॉस हुआ। लेट सपोज 10,000 से लॉस हुआ, तो वो मुझे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट में 10,000 से नुकसान हुआ, तो 10,000 से मैं आईएफआर अपना खत्म कर दूंगा, और 10,000 से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस कर दूंगा। 10,000 से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर जब मेरा एसेट, मेरा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा तो वो डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पर जो आईएफआर मेरे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, जो लायबिलिटी था, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से हो रहा था, आज मैं उस आईएफआर को 10,000 से खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लॉस को झेल रहा है। तो मेरे लिए आईएफआर नाम की लायबिलिटी, आईएफआर नाम का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जब आईएफआर नाम का लायबिलिटी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कम होगा तो क्रेडिट के बजाय ये डेबिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब बचा हुआ जितना भी रिमेनिंग रिजर्व है, कितना बचा? अब 1 लाख, है ना? मान लीजिए कि अगर ये 1,10,000 था, 10,000 के नुकसान को इसने झेल लिया, तो अभी भी मेरे आईएफआर में कितने अमाउंट का प्रॉफिट पड़ा हुआ है? 1 लाख का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। इसका क्या करूंगा मैं इसको अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। बोलो बात समझ में आई? तो जितना आईएफआर अभी भी लायबिलिटी साइड दिख रहा है 1 लाख का, उसको मैं डेबिट कर दूंगा और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। पर अगर मान लो अगर मान लो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, ये जो 1 लाख का आईएफआर बचा है हम इसको बांटना नहीं चाहते, आगे भी रखना चाहते हैं, तो इसको ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। तो जिसको फायदा है उसकी कैपिटल कम कर देंगे, और जिसको नुकसान है बेटा उसके कैपिटल बढ़ा देंगे। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि हम अपने रिजर्व को बांटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना ट्रीटमेंट करना है। बोलो बात समझ में आई? पर सर एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मान लो सर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है, मतलब बुक वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, और इसकी मार्केट वैल्यू सर हो जाती 80,000, तब तो सर हमें डायरेक्ट डायरेक्ट कितने का नुकसान हो जाता? 1,20,000 का नुकसान हो जाता। बोलो हाँ कि ना? आंसर इज यस। पर सर हमारा तो रिजर्व ही कितना बना हुआ है? 1,10,000। तो ये तो झेल ही कितना सकता है? 1,10,000। तो जो एक्सेस लॉस आया है इन्वेस्टमेंट में 10,000 का, वो कौन झेलेगा? तो वही बात आ गई दोबारा से, वो कौन झेलेगा? मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखना कि अगर मेरा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो 1,20,000 का हुआ, पर मेरे पास रिजर्व ही कितना पड़ा हुआ है? 1,10,000। तो मेरा रिजर्व सिर्फ 1,10,000 तक ही, बोलते हैं ना, लॉस को झेल सकता है। अच्छा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन करूंगा? 1,20,000 से, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट में नुकसान मुझे 1,20 से हो रहा है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने एसेट्स को 1,20,000 से डाउन कर दूंगा। जब मेरा एसेट डाउन होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो 1,20,000 से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी,
और ये जो 1,20,000 से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कम करी है, मुझे नुकसान हुआ। अब इस 1,20,000 के नुकसान में से 1,10,000 का नुकसान तो मेरा IFR ही झेल रहा है, तो जो बचा हुआ 10,000 का नुकसान है वो कौन झेलेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखना, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए, ठीक है ना, डेबिट कर देंगे। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए, यानी जब लॉस, क्लेम किस में आता है? वर्कमैन में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। लॉस किस में आता है? लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो क्लेम और लॉस अगर हद से ज्यादा निकल रहा है, रिजर्व से भी ज्यादा निकल रहा है, तो जितना एक्सेस क्लेम या लॉस आया है वो कौन झेलेगा? रिवैल्यूएशन झेलेगा। पर फिर उस सब में आपके पास कोई फिर तब रिजर्व नहीं बचेगा पार्टनर के बीच में बांटने के लिए। तब ये आप पार्टनर के बीच में जो रिजर्व बांटते हैं उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जो लॉस आया इन्वेस्टमेंट में या जो आपके पास क्लेम आया है वर्कमैन में, वो हद से ज्यादा आ गई। बोलो बात समझ में आती है इतनी? द आंसर इज यस। अब बात करूं अगर लॉस की एंट्री की, है ना, देखो लॉस भी थे ना आपके पास, तो अगर मैं लॉस की एंट्री पास करूं तो लॉस की एंट्री कैसे पास करेंगे? सिंपल, आपके जो भी लॉसेस हैं वो सब आपके फिक्टिशियस एसेट थे, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। बट आज आप उन फिक्टिशियस एसेट को खत्म कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तो जो डेबिट थे सारे के सारे लॉसेस वो क्या हो जाएंगे? आपके क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? पर ये लॉस आप किनको दे रहे हो? पार्टनर्स को दे रहे हो, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कल के दिन फिर पार्टनर्स की कैपिटल को कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल हमने डेबिट कर दी। मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, पार्टनर्स ऐसा थोड़ी है एक हो गए, मतलब 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स के बीच में ये लॉस बांटे जाएंगे। 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 पार्टनर के बीच में ये लॉस बांटे जाएंगे। और कौन से रेशो में बांटे जाएंगे? ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे। पर मान लीजिए कि अगर पार्टनर विल डिसाइड कि हम इन लॉसेस को बांटना नहीं चाहते हैं, आगे भी रखना चाहते हैं, तो याद रखना जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, अब हम उसे प्रॉफिट नहीं देंगे, अब हम उसको क्या देंगे? लॉस देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और गेनिंग वाले पार्टनर से लॉस लेंगे, क्योंकि भविष्य में सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को कम लॉस मिलेगा तो उसे लॉस ज्यादा देंगे, और गेनिंग पार्टनर वाले को भविष्य में लॉस ज्यादा मिलेगा तो उससे लॉस वापस लेंगे। तो गेनिंग पार्टनर वाले से लॉस लेंगे और किसको लॉस देंगे? सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो देखो, सेक्रीफाइसिंग वाले को प्रॉफिट नहीं दे रहे। अगर आप सेक्रीफाइसिंग वाले को प्रॉफिट दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ती है, गेनिंग वाले से लोगे तो उसकी कैपिटल घटेगी गेनिंग वाले की। पर यहां पर आप सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को लॉस दोगे, जितने से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उतने से लॉस दे दोगे आप सेक्रीफाइस वाले को। तो सेक्रीफाइस की जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल हम डेबिट करेंगे, और गेनिंग वाले पार्टनर से हमने वो लॉस लिया है तो गेनिंग वाले को फायदा हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उसका लॉस कम हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। एंड चाहे फिर हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को ना बांटे, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को ना बांटे, आगे भी रखें, सेम ही एंट्री पास होंगी जैसे मैंने अभी ये स्टार्टिंग की पहली एंट्री डिस्कस करी। यहाँ पर भी सेम यही एंट्री पास हो। पर ऑब्वियसली बात है, आपको उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो याद रखना, इस चैप्टर का बेटा ये कोर कंसेप्ट है कि अगर आप किसी चीज को नहीं बांट रहे हो ओल्ड रेशो में तो फिर उसको बांटो, उसका टेस्टिंग करोगे आप सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। आपने प्रीवियस लेक्चर में फर्म गुडविल देखा था, हम फर्म की गुडविल को भी नहीं बांट सकते, इसलिए फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में भी करते हैं। और यहाँ प्रॉफिट और लॉस को हम बांट सकते हैं, तो अगर बांट सकते हैं तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे, चाहे वो लॉस है चाहे वो प्रॉफिट है, हम उन्हें ओल्ड रेशो में बांटेंगे। पर अगर नहीं बांट रहे हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट हम कौन से रेशो में करेंगे? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेंगे। उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन। उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। और अब आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। पर मैं आपको बस एक बात बता दूं कि प्रॉफिट में जो पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बोला वहां, बांट दीजिए। ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, एंट्रीज मैंने अभी बताई। और अगर नहीं बोला है कि इसे बांटना नहीं है, ठीक है, मतलब बोला है क्वेश्चन में कि इसे बांटना नहीं है, आगे भी एज इट इज ही रखना है, तो फिर इनको आप सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में बांटो। पर जब वर्कमैन कंपनसेशन और आईएफआर की बात आएगी तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बार चेक कर लें कि कोई क्लेम तो नहीं आया, कोई लॉस तो नहीं आया। क्लेम आया है तो क्लेम को सेट करें, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है तो उसको पहले सेट करें, और जो रिमेनिंग रिजर्व बचता है उसको पार्टनर के बीच में बांटे। और पार्टनर विल डिसाइड कि हम उस बचे हुए रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते तो फिर उसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करिए। बट यस, अगर क्लेम और लॉस हद से ज्यादा आ जाता है
रिजर्व से ज्यादा आ जाता है, तो जितना एक्सेस आता है फिर हम उसको कहाँ से सेट ऑफ करते हैं, रिवैल्यूएशन से, वो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। और लॉसेस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अगर वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब नाइदर डिसाइडेड टू शो प्रॉफिट इन बैलेंस शीट, यानी आने वाली बैलेंस शीट में वो कोई प्रॉफिट को दिखाना नहीं चाहते, लॉसेस को नहीं दिखाना चाहते, मतलब वो अपने प्रॉफिट लॉस को बांटना चाहते हैं, तो इसका मतलब है उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ध्यान से सुनो, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में बांटोगे जो बांटना चाहते हैं। और अगर नाइदर डिसाइडेड टू शो प्रॉफिट इन बैलेंस शीट, और आगे फ्यूचर में जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें प्रॉफिट को नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब है वो तभी तो नहीं दिखाई देगा ना फ्यूचर में, जब आज आप उसे बांट लोगे, तो यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। बट इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, यानी वो डिसाइड करना चाहते हैं कि वो शो करेंगे प्रॉफिट को अपनी आने वाली न्यू बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। सेम ट्रीटमेंट जैसे हमने फर्म गुडविल में करा था सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग में, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। बोलो, पॉइंट समझ में आता है? हाँ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 सेज बेटा एक्स और वाई आपके पास दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 31 मार्च 2016 को देयर बैलेंस शीट शोड कर रही है जनरल रिजर्व कितने रुपए का, 60,000 का। सबको पता है ना बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है आपका। ठीक है, और इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका पुराना जो रेशो था, ओल्ड रेशो, वो 2:1 था, बट ये आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हैं और अब भविष्य में रेशो क्या रखेंगे, 3:2। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि ये जो बोलते हैं ना क्वेश्चन पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 3 यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पूछा गया है। क्वेश्चन की डिमांड है कि पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, तो कुछ अल्टरनेटिव केसेस दिए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी एंट्री पास करनी है। फर्स्ट है इफ दे डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। देखो क्या लिखा है कि दे डू नॉट वांट टू शो, कि ये नहीं दिखाना चाहते अपने जनरल रिजर्व को आने वाली नई बैलेंस शीट में, तो आने वाली नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब है ये आज ही अपने रिजर्व को बांटना चाहते हैं, तभी तो आगे नहीं दिखाई देगा ना। तो अगर ये बांटना चाहते हैं तो कौन से रेशो में बटेगा, 2:1 में। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने रिजर्व को ओल्ड रेशो में। और सोचो जनरल रिजर्व हमारी पहले लायबिलिटी था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, आज हम इसको खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। 60,000 से हमने डेबिट किया, पर ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। बेटा एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जो एक्स का हमारा कैपिटल अकाउंट है तो वो कितने से बढ़ेगा, 60,000 का 2/3, क्योंकि रेशो क्या था हमारा, 2:1। तो 2:1 को हम शेयर की फॉर्म में 2/3 1/3 भी बोलते हैं। तो 60,000 का 2/3 40,000, और 60,000 का 1/3 करोगे तो 20,000 आएगा। देखो दोनों के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, सिंपल, कितना आसान है देखो। और नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, इफ दे वांट टू शो जनरल रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब वो आने वाली नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखाना चाहते हैं, मतलब वो अपने जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। जब वो नहीं बांटेंगे तभी तो आने वाली नई बैलेंस शीट में हमारा जनरल रिजर्व दिखता रहेगा। तो इसका मतलब है अगर वो जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं तो फिर ये एडजस्ट करेंगे हम जनरल रिजर्व को इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, क्योंकि इसको ना बांटने से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होगा। और आज ही जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, हमें ये चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी कि भविष्य में किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। जिसको फायदा हो रहा है उससे आज ले लेंगे, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको उतना अमाउंट आज ही पे कर देंगे। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का मेरे बच्चों। और यहाँ पर हमारा जो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो है उसका प्रेजेंटेशन क्या है कि हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे। हमारा एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, और न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो हमने ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने यहाँ पर बोलते हैं ना कि एग्जामिनर को शो कर दिया है, जो कि है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने बोला भी था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को आप सन के नाम से भी बोलते हैं ना कि याद रख सकते हो, एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई का हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करेंगे। तो ओल्ड क्या है, एक्स का 2/3, और वाई का क्या है ओल्ड, 1/3। माइनस फॉर्मूले में तो माइनस माइनस,
और x का न्यू रेशो क्या है 3/5, y का क्या है 2/5। बोलो समझ में? एलसीएम क्या लेंगे? 5 और 3 का एलसीएम, कोई कॉमन नंबर बताओ जिसमें 5 और 3 दोनों जा सके, वो है 15। ये एलसीएम हो गया। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1/15, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे तो जनरल रिजर्व को ना बांटने से एक्स को फ्यूचर में नुकसान होगा 1/15 से। ओके अच्छा, y का देखें तो y का है 1/3 माइनस 2/5, इसका कॉमन नंबर ये भी 15 ही होगा। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 15 3 टाइम, 3 2 जा 6, और 5 में से 6 जाएगा तो -1/15। ये नेगेटिव आ रहा है, यानी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब है भविष्य में y को गेन होने वाला है, किसमें? जनरल रिजर्व में। y को कुछ ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, आज हम जिस दिन रेशो चेंज कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, y का कैपिटल कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और x का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 60,000 का। देखो रिजर्व हम कितना नहीं बांट रहे, रिजर्व हम कितना नहीं बांट रहे 60,000, तो इसको ना बांटने से y को कितने का फायदा हो रहा है 1/15। याद रखना जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस इग्नोर कर देते हैं, याद रखना ये माइनस सिर्फ हम सेक्रीफाइसिंग रेशो को बोलते हैं ना, सॉल्व आउट करते टाइम राइट डाउन करते हैं। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहां माइनस इग्नोर करते हैं। 60,000 का 1/15 निकालेंगे तो ये 4,000 आएगा। ओके, यानी y 4,000 रुपीज आज ही दे देगा, किसको? x को। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। बोलो बात समझ में आ गई? फिर हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 कर देंगे, यानी ये चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से क्वेश्चन लिया गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि जो फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी पीएनएल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, यानी जो आप प्रॉफिट अभी तक आप बचाते हुए आ रहे हो, या किसी भी प्रकार का कोई लॉसेस जो हमें यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारा लॉस है। ठीक है, और रिजर्व यानी जनरल रिजर्व, तो ये कह रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। तो ये कह रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड करना है इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर, मतलब आप इनकी बुक फिगर को छेड़ना नहीं चाहते, मतलब आप इनको बांटना नहीं चाहते, आप इनको आगे भी एज इट इज रखोगे। अगर देखो इफेक्ट होती इनकी बुक फिगर तो ये बट जाते, पर इफेक्ट नहीं करना चाहते हो, छेड़ना नहीं चाहते हो, इसका मतलब एज इट इज रखना चाहते हो, और ये आगे भी अगर एज इट इज रहेगा तो इसको ना बांटने से किसी को फायदा किसी को नुकसान। अब देखो इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग एंट्री सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, पर क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो सिंगल एंट्री कब पास करोगे? जब आप इनको अलग अलग सॉल्व ना करके इनको एक साथ ही सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है जनरल रिजर्व कितना है 6,000 रुपए का, जो कि आपका प्रॉफिट है। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम, और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, याद रखना ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये भी आपका प्रॉफिट है 24,000 रुपए। पर जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये आपका क्या है? लॉस। तो आपने क्या करा, 2 प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तीसरे लॉस को लेस कर दिया, तो जो आपके पास नेट टोटल प्रॉफिट आया वो कितना है? 18,000। इसका मतलब है कि अगर मैं इस 18,000 का ट्रीटमेंट कर दूं तो जनरल रिजर्व का भी हो जाएगा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस का भी हो जाएगा, और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का भी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? दिस इज द आंसर। और पार्टनर इन सारे फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और इन सब का एक कॉमन मैंने वैल्यू निकाला है कितना? 18,000। तो इसका मतलब है कि पार्टनर इसको भी बांटना नहीं चाहते। तो अगर मैं इस 18,000 का ट्रीटमेंट कर दूं तो इसका मतलब है मैंने सबका ट्रीटमेंट कर दिया। तो क्योंकि ये बांटना नहीं चाहते तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा किसको फायदा किसको नुकसान। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो लिखा एक्स वाई जेड का, जो कि हमें दे रखा था कितना? 5:3:2, और न्यू रेशो हमें दे रखा है 2:3:5। क्वेश्चन में दे रखा बेटा, कॉपी पेस्ट किया है, इसमें कोई भी बोलते हैं ना कि ज्यादा बोलते दिमाग नहीं लगाना। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास दे रखा है, यहाँ हमें पता भी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस
न्यू रेशियो। अब हम एक्स वाई जेड का बेटा बोलते हैं ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो टेस्ट करेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है। तो ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का क्या है, 5/10, 3/10, 2/10। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और हम न्यू रेशियो देखेंगे एक्स वाई जेड का 2/10, 3/10 और 5/10 है। एलसीएम लेंगे तो सबका कॉमन नंबर 10 ही हो जाएगा। तो ये 5 - 2 हो जाएगा, 3 - 3, 2 - 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गया 3/10, 3 में से 3 गया 0/10, 0/10 करोगे तो इनफाइनाइट यानी नील ही आएगा। मतलब आप नहीं बता सकते कि ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन, ये नील कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हम जेड की बात करें तो जेड का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि 2 में से -5 अगर आप सॉल्व करोगे तो -3/10 आएगा। मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये पर्सन गेन कर रहा है। इसका मतलब है कि इन चीजों को ना बांटने से जेड को भविष्य में फायदा होगा और एक्स को नुकसान होगा। तो जिसको फायदा हो रहा है उससे ले लिया जाएगा और जिसको नुकसान है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एंट्री अगर मैं पास करूं तो जेड की कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं और एक्स की कैपिटल हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जेड बोलेगा देखो भाई प्रॉफिट कितना है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना है, नेट टोटल प्रॉफिट 18,000। वैसे तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 30,000 थे, पर बेटा 12,000 का हमारे पास लॉस भी था, तो उससे हम अगर सट ऑफ कर दें, लेस कर दें, तो हमारे पास जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 18,000। तो 18,000 में से जेड को भविष्य में कितने का फायदा होगा, 3/10 का। तो 18,000 का 3/10 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5,400। तो जेड कैपिटल आज हम डेबिट कर देंगे जेड की कैपिटल को 5,400 से रिकंसिडरेशन के दिन, और एक्स की कैपिटल को रिकंसिडरेशन के दिन यानी जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है एक्स की कैपिटल को बढ़ा देंगे 5,400 से। बोलो बात समझ में आई? बस इतना ही करना था बेटा, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ लिखा है कि एक्स वाई जेड हमारे पास पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर रेशियो 2:3:5 कर देंगे। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं गिव करो जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,20,000। याद रखना जनरल एंट्री करनी है टू डिस्ट्रीब्यूट, हम अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशो में करेंगे। पर मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में आपको क्या बताया कि इसे एकदम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, चेक करो कि कोई क्लेम कोई लॉस तो नहीं आया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वर्कर्स क्या करते हैं, क्लेम, तो चेक करो कोई क्लेम तो नहीं आया। तो कह रहे एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 18,000 अगेंस्ट इट। तो इस रिजर्व के अगेंस्ट में कितना क्लेम आया है, 80,000 का। ठीक है, तो आपका एंट्री पास करनी है। तो देखो मैं क्लेम की एंट्री अलग और बांटने की एंट्री अलग कर सकता हूं, पर मैंने बेटा ना यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली बात तो है नहीं। वैसे तो मैंने आपको अलग अलग सिखाई थी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो कहाँ है ये रिजर्व। ठीक है, ये मैंने बताई थी। क्लेम की एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर बचे हुए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो हम बांटते हैं उसकी एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पर आप देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2 बार डेबिट हो रहा है, तो मैं इसको कॉमन बनाकर एक बार भी डेबिट कर सकता हूँ और एंट्री पास कर सकता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे मेरा समय भी बच जाएगा और एंट्री भी एक सिंगल ही पास होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। सॉल्यूशन जो मैंने किया है बेटा वो सिंगल एंट्री पास करके किया है। तो मैंने बेटा देखो अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1/20 से डेबिट किया है। क्यों, 80,000 का तो रिजर्व क्लेम में चला जाएगा, बाकी 40,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो मैं अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मेरा टोटल जो कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मैं उसे पूरा कितने से खत्म कर दूंगा, 1,20,000 से। तो जैसे ही अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी लायबिलिटी को, आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, है ना। तो जब मैं इसे खत्म कर दूंगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और बिजनेस क्या करेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देगा। ठीक है, और इसका कुछ फंड हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, क्योंकि हमने अपने वर्कर को कुछ क्लेम देना है। तो ये हमारी लिए लायबिलिटी है और हमने कितना ट्रांसफर कर दिया, 80,000 क्लेम में ट्रांसफर कर दिया एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो हमने क्रेडिट किया। बाकी बचा हुआ 40,000 हमने किसको दिया, एक्स वाई जेड को दिया। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 40,000 को अगर आप 5:3:2 यानी 5/10, 40,000 को आप 3/10 और 40,000 को बचे हुए को अगर आप 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो बताओ यहाँ कितना बचा, 4000 4000 4000, 4000 इंटू 5 20, 4000 इंटू 3 12, 4000 इंटू 8000। तो लो, बात समझ में आ गई। और एक्स वाई जेड की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो एक्स वाई जेड की कैपिटल में ये प्रॉफिट बढ़ेगा इनकी कैपिटल में, और इनकी वजह से बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो बिजनेस ने एक्स वाई जेड की कैपिटल भी क्रेडिट कर दी। बोलो बात समझ में आई? हाँ। नरेशन तो आप कर ही सकते हो। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर क्लेम, क्लेम करने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूट करा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एबीसी आपके पास 3 पार्टनर है जिनके बीच का रेशो 5:3:2 है। ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 करेंगे। आपने जनरल एंट्री करनी है फॉर द टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि कितना है 20,000। पर याद रखना, हम इसे एकदम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई लॉस तो नहीं आया। तो कह रहे एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट ₹1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है 1 लाख, पर उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी है 95। तो बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी कि घटी? देखो बढ़ती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब हम 20,000 पूरा पार्टनर्स के बीच में बांट सकते थे क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना रिजर्व। पर यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, कम हो रहा है, 95 हो रहा है। तो हमें कितने हजार का नुकसान हो रहा है? 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स के बीच में 20,000 बांटूंगा कि 15,000 बांटूंगा? सर रिजर्व तो 20,000 है, पर 5,000 का नुकसान है, तो हम अपने पार्टनर्स के बीच में सिर्फ 15,000 का ही रिजर्व बांट सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने समझाया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको कहाँ दिखाई देता है? लायबिलिटी साइड, जो कि है 20,000 का। आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यानी कॉस्ट वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख, पर आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 95। तो आपको सीधा सीधा अपना इन्वेस्टमेंट में कितने का नुकसान हो रहा है? 5,000 का। और ये 5,000 का नुकसान आपका कहाँ से खत्म हो जाएगा? IFR से। बोलो बात समझ में आ गई? दैट इज द पॉइंट। तो देखो आप जब एंट्री पास करोगे, तो मैंने तो अलग अलग एंट्री करवाई है आपको, है ना, मतलब सिखाई थी अभी, पर आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी तो मार सकते हो। पहले लॉस की है तो IFR यानी रिजर्व को कम करते हैं और अपने उतने से इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं जितने से लॉस हुआ, यानी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बचे हुए IFR को हम किसके बीच में बांट देते हैं? पार्टनर्स के बीच में। पर हमारा जो IFR है बेटा, वो 2 बार डेबिट हो रहा है, एक बार लॉस को झेलने में, एक बार पार्टनर्स को बांटने में। तो IFR 2 बार डेबिट हो रहा है, तो हम उसे एक ही बार डेबिट कर सकते हैं, यानी IFR अकाउंट डेबिट। कुछ IFR का पैसा इन्वेस्टमेंट के लॉस को झेलने में काम आएगा। हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है क्योंकि तभी तो लॉस हो रहा है ना, और इन्वेस्टमेंट यानी एसेट कम होता है तो वो डेबिट नहीं क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट किया। और बाकी जो बचा कुछ IFR था वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो हम एक कंबाइंड एंट्री भी तो बोलते हैं ना कि पास कर सकते थे, है ना। तो आप इंडिविजुअल एंट्री पास कर सकते हो अलग अलग, लॉस की अलग और बांटने की अलग, और एक साथ भी कर सकते हो। वंस अगेन मैंने जो आंसर किया है वो इकट्ठा एक सिंगल एंट्री पास करके किया है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, क्या चला जाएगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, आगे चलते हैं। IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो IFR कितने से डेबिट करेंगे जी? पूरा 20,000 से। ओके, पूरा 20,000 से हम अपना IFR डेबिट करेंगे, पर हमारा 5,000 का IFR इन्वेस्टमेंट के नुकसान को झेलने में चला जाएगा। बचा हुआ 15,000 का जो IFR है वो हम ABC के बीच में बांट देंगे क्योंकि हमने अपने IFR को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो 15,000 को हम ओल्ड रेशो में यानी 5/10, 15,000 को ओल्ड रेशो में यानी 3/10, एंड C का है 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक का 7,500, एक का 4,500 और एक का आएगा 3,000। नरेशन आप सब कर सकते हो। बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने IFR को डिस्ट्रीब्यूट तो किया, पर आफ्टर लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई उसकी वजह से जो लॉस हुआ, उसको सेट करने के बाद आपने अपने IFR को डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट में लॉस, मान लीजिए लेट के सपोज 30,000 का हो जाता, मान लो मार्केट वैल्यू 70,000 हो जाती, और आपको सर इन्वेस्टमेंट में नुकसान 30,000 का हो जाता, पर आपके पास तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही कितना है? 20,000। तब क्या करते? मैंने सब बता दिया बेटा। अगर ऐसा होता तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन होता? 30,000 से, और मेरा रिजर्व भी कितना है? 20,000 से।
तो जो 10,000 का एक्सेस नुकसान हुआ है डेबिट में, जो अभी भी फिगर आ रहा है, उसको हम किससे सेट ऑफ कराते हैं उस नुकसान को? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और मैं अभी बताऊंगा आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम बोलते हैं ना कि कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उसका मतलब है, सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पर अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक्सेस क्लेम आए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एक्सेस लॉस हो जाए, तो वो कहाँ से सेट होता है? रिवैल्यूएशन से। तब पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आपका तो लॉस ही 30,000 का आया इन्वेस्टमेंट में और रिजर्व है ही कितना? 20,000। तो जो एक्सेस लॉस आया रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ हो जाता। समझ में आई बात? तो अपने आप को कभी भी ना रट्टाफिकेशन में मत लेकर चलो, चीजों को समझो फिर करो, ठीक है ना? ओ तो सर, ये जो प्रॉफिट आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, अगर मान लो लिखा रहता कि ये आईएफआर, रिमेनिंग आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो हमारी एंट्री होती आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000, 5,000 से। हाँ बेटा, क्योंकि बचे हुए 15,000 के आईएफआर को आप बांटना नहीं चाहते, तो उसका ट्रीटमेंट आप किस में कर देते? फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फिर आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके चेक करना पड़ता कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन कर रहा है, ठीक है ना? और उसका ट्रीटमेंट वैसे ही कर देते जैसे मैंने अभी ये स्टार्टिंग में जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट किया है, ठीक है ना? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग का हमने सेकंड पार्ट किया था ना, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है? और फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया 16 वाला, इसमें भी हम बोलते हैं ना कि इनके फिगर को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस इसमें भी हमने किया। तो सिमिलरली जब हम किसी भी प्रॉफिट को नहीं बांटते, हम बांट सकते हैं ओल्ड रेशो में, पर अगर हम नहीं बांट रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग, बोलते हैं ना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में ही करते हैं। उसके लिए आपको फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाइस और कौन गेन, और उसके लिए कैलकुलेट भी करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। बोलो बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए हो मेरे बच्चे। अगर आपके कोई डाउट और कोई क्वेरी रह जाए तो फिर वो आप बोलते ना कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे स्क्रीन के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझसे क्वेरी रेस कर सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वेरी का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ मेरे बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सयोनारा।